Either the nucleophiles are negatively charged species or electron-rich species. So today we discuss nucleophilic reactions or nucleophilic substitution reactions in case of haloarenes. Aryl halides are extremely less reactive toward nucleophilic substitution reactions. आप देखेंगे जो एराइल हेलाइड्स हैं यानी कि हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है. दैट मींस if there is a nucleophile OH negative that will not be easily substitute, will not be able to substitute this Cl और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हेलोएरीन्स में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, बेंजीन के कार्बन पर, तो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये OH आ जाएगा. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट है और जो एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है वो एक्सट्रीमली लो है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब एक्सट्रीमली लो क्यों है उसके कई रीजन हैं. एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, जैसा आप देख सकते हैं जो ये क्लोरीन है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है ड्यू टू विच इट शिफ्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द बेंजीन रिंग. और इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है. और आप देख सकते हैं कार्बन ऑफ बेंजीन और हैलोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया. और ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है देन द C सिंगल बॉन्ड Cl एज इन केस ऑफ हैलोएल्कीन्स. इसीलिए इस C डबल बॉन्ड C को ब्रेक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस कार्बन बॉन्ड हैलोजन को तोड़ नहीं पाता या इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी और जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो एक वजह तो ये रही कि हेलोएरीन्स में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है और ये जो कार्बन बॉन्ड Cl बॉन्ड है it acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkene and therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. One of the effect is resonance effect. दूसरा और भी चीजें वर्क करती है जैसे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C बॉन्ड X बॉन्ड. आप एल्काइल हैलाइड के केस में देखेंगे जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में, while in case of haloarenes this carbon is in sp2 hybridized state. यहाँ पर जो S करेक्टर है वो लगभग 33% और यहाँ पर जो S करेक्टर है वो लगभग 25% है. कैसे निकाला? S1 और ये P3 कितने हो गए 1S और टोटल कितने 4 into 100. तो ये 25% S करेक्टर है. इन केस ऑफ sp2 1 by एक S और 2P कितनों का टोटल 3 into 100 तो लगभग 33.33% जो है वो S करेक्टर यहाँ पर है. यानी कि हेलोएरीन्स के केस में जो S करेक्टर है वो ज्यादा है और S करेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. तो जो हेलोएरीन्स का कार्बन है ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू हैलोएल्केन्स कार्बन एटम, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो कार्बन है ये कार्बन बॉन्ड X के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने साथ होल्ड रखता है, इसे जाने नहीं देता, इससे रिलीज होने नहीं देता. और जब रिलीज होने नहीं देगा तो ये मैंने थोड़ा सा गलत बना लिया क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन एटम के पास है क्योंकि हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है. इसलिए डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह का होगा तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हैलोजन एटम की तरफ होगा. तो ये जो कार्बन बॉन्ड X बॉन्ड है
इसमें जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है उसको ये कार्बन आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता इन केस ऑफ हेलो एरीन्स। तो यही बात लिख रहे हैं। इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम attached to halogen is sp3 hybridized, while in case of haloarenes, the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized. The sp2 hybridized carbon with the greater s character is more electronegative and can hold electron pair of C bond X bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character. Thus, C bond Cl bond length in haloalkane is 177 pm, while in case of haloarene it is 169 pm. जहाँ bond length कम होगी वो bond strong होगा. Since it is difficult to break a shorter bond than a longer bond, therefore haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution. तो दूसरी वजह जो लेस रिएक्टिविटी की है वो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम का, जो कि हेलोजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। और भी रीजंस हैं देखिए। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अगर ये हेलोएरीन अगर Cl नेगेटिव को रिलीज कर दे तो ये स्पीशीज बनेगी। देखिए ये Cl नेगेटिव अलग हो गया एंड यू विल गेट दिस फिनाइल कार्बोकैटायन। दिस इज फिनाइल कार्बोकैटायन और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता। फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और जब स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, रेजोनेंस नहीं होता, तो इसका कन्वर्जन इस फॉर्म में बहुत ही डिफिकल्टी से होगा। तो यही बात ये बताना चाह रहे हैं आपको, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। In case of haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out. आपको मालूम है SN1 में पहले कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप में, तो वो नहीं होगा क्योंकि ये जो फिनाइल कैटायन बना है ये रेजोनेंस की एब्सेंस की वजह से हाईली अनस्टेबल होता है। और लास्ट बात क्या है, because of the possible repulsion, it is likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arene. आपको मालूम ही है जो बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन रिंग है, उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगातार डीलोकलाइज करता रहता है और पूरे कार्बन कैसे रहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में रिंग में कैसी है, ज्यादा है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और जो न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव अटैक करेगा वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल जो कि भी नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा लगता है और इसी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इन केस ऑफ हेलोएरीन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से होता है। तो ये रीजन बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन it is likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes, यानी कि जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा रिपल्शन फील करता है, इसीलिए हेलोएरीन्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बहुत ही डिफिकल्टी से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, यानी कि Cl की जगह OH आ सकता है। कब? बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। ये रिएक्शन तभी होगी जब आप एक्वस NaOH का ट्रीटमेंट क्लोरोबेंजीन 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराएं। अगर ये रिएक्शन इस तरह से लिखी हो, देखिए अगर ये रिएक्शन आपको पास एग्जाम में ऐसे आ जाए, क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, तो पूरे सिलेबस की एक रिएक्शन है आपकी जिसका आंसर है नो प्रोडक्ट।
हैलोएरिन्स की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है उसका, थर्ड या फोर्थ पार्ट है। उसमें क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि जब वाटर से ट्रीटमेंट करोगे तो क्लोरोबेंजीन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसका आंसर होगा नो प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर का जो OH नेगेटिव है, वैसे वाटर का OH नेगेटिव देता ही बहुत कम है, और वाटर का जो OH नेगेटिव है नॉर्मल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पर इस Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका, नो प्रोडक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देने वाला, जैसे NaOH है, स्ट्रॉन्ग OH मैक्सिमम OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में फर्निश कर सकता है, और ये वाली कंडीशन मेंटेन की जा रही है, 623 केल्विन टेम्परेचर हो और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये HCl या H2O कोई भी हो सकता है, then only this nucleophile of NaOH can substitute the halogen in case of haloarine। एक बात और है, अगर इस क्लोरोबेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे NO2 है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 अटैच हो जाए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करता है, यानी कि ये OH नेगेटिव का जो अटैक है यहाँ पर उसे फैसिलिटेट करेगा, उसको आसान बनाएगा। और ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, जब NO2 ग्रुप लग गया जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, वो रिएक्शन इससे लो टेम्परेचर पर भी हो सकती है। ऊपर रिएक्शन आप देख रहे थे ना, कितने पे हो रही थी, ऊपर रिएक्शन हो रही थी आपकी 623 केल्विन टेम्परेचर पर, और ये रिएक्शन कितने पे हो रही है, केवल 443 केल्विन पर, यानी कि NO2 ग्रुप जो है फैसिलिटेट करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक को, और किस तरह से करेगा वो अभी आगे हम देखेंगे इसी टॉपिक में। यही रिएक्शन 368 केल्विन पर भी हो जाएगी अगर एक NO2 ग्रुप और लगा देगा, ठीक है। तो ये NO2 क्या करेगा, इट फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्शन 443 केल्विन से भी लो टेम्परेचर यानी कि 368 केल्विन पर भी हो सकती है। और अगर तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो डैश, तीनों पोजीशन पर, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, और ये ऑर्थो डैश, तीनों पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप आ जाए तो ये काम वार्म वाटर के साथ भी हो सकता है। हाँ, वाटर का जो OH नेगेटिव है वो भी Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो NO2 ग्रुप है ये फैसिलिटेट कर रहे हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो केवल तभी करेंगे व्हेन द NO2 ग्रुप इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, यानी कि अगर रिएक्शन ऐसे लिखी हो, आपको रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दिस इज क्लोरोबेंजीन, और ये मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दें, और यहाँ पर इस तरह से लिख दें NaOH, और यहाँ लिख दें 443 केल्विन, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन देखने वाली, इसका आंसर भी क्या होगा, नो प्रोडक्ट का। NO2 और कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर। NO2 ग्रुप अपना जो मैजिक है, अपना जो इफेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तभी दिखा पाएगा when it is present either at ortho position or at para position। Why is it so, that we are going to discuss now, कि क्यों NO2 ग्रुप केवल ऑर्थो या पैरा पर अगर प्रेजेंट होगा तभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेगा। देखिए आप सब बच्चे, the effect is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para positions only. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position, and mechanism of the same is depicted below। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये NO2 ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पर, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन ऑफ बेंजीन पर, जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा। देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया,
इससे इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और जिस कार्बन से दूर जा रहा है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस फ्लोरोबेंजीन को अप्रोच करेगा तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये वाला, ये शिफ्ट कर जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां पे चार्ज नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं जिस एटम से, वहां पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये स्ट्रक्चराइज हो गया। देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कार्बन, ये बॉन्ड डेवलप हो गया, सी बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पहले इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इन दोनों कार्बन के बीच में, उसे मेंटेन करने के लिए ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, ये आ गया। फिर ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच हो गई, ये शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में, और फिर ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर रहेंगी और ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस NO2 की वजह से, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसने तेजी से ये कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया इस कार्बन एटम पर, और जिससे यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ऐसा होने पर यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो, यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो अकर करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है इसकी वजह से अब रेजोनेंस यहाँ पर होगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये आपके यहाँ पे एरिनियम आयन बनेगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई इस स्ट्रक्चर में। यानी कि रेजोनेंस जब होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जब ये NO2 प्रेजेंट होगा क्लोरोबेंजीन के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा बाय अट्रैक्टिंग द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, और जब विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। उस पॉजिटिव चार्ज को देख करके ही ये न्यूक्लियोफाइल जो है तेजी से इस कार्बन पर अटैक करेगा, और रेजोनेंस, इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे। और जहां कहीं भी रेजोनेंस होगा वहां आपको मालूम है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये NO2 रेजोनेंस क्रिएट करेगा, फैसिलिटेट करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। और ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है सी बॉन्ड Cl ये ब्रेक कर जाएगा, और ये देखिए जब ये ब्रेक कर जाएगा तो OH यहाँ पर आ गया, और फिर से जो है यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज था यहाँ बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और आपको इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। ये काम देखिए NO2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या बढ़ रही है, पैरा पर बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं ना, तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है। ऐसे ही अगर ये ऑर्थो पर पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मेटा पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आप देखिए मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है। ये देखिए ये कहाँ पहुंची, ये ऑर्थो पर पहुंच गया, फिर पैरा पर पहुंचता है, मेटा पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही नहीं रही है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, जिसको NO2 विड्रॉ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि तीन प्लेयर्स खड़े हों, एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक मेटा पर और एक पैरा पर। जब बॉल मेटा की तरफ जा ही नहीं रही तो कैच क्या पकड़ेगा वो। आप क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, या न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो या तो ऑर्थो पर पहुंच रही है, देखिए आप नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या पैरा पर पहुंच रही है। ऐसे ही अगर ये ऑर्थो पर प्रेजेंट है तो ऑर्थो पर तो पहुंच ही रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको NO2 विड्रॉ कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन जब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है तो NO2 उसको विड्रॉ भी कैसे कर सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ऑर्थो पर, पैरा पर और मेटा पोजीशन पर
तीन लोग खड़े हो और बॉल ऑर्थो या पैरा की तरफ ही फेंकी जा रही है तो मेटा वाला कैच करेगा कैसे? ठीक है, तो इस तरह से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि अगर NO2 ऑर्थो पर और पैरा पर प्रेजेंट होगा तभी वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेगा। देखिए बड़ी अच्छी लैंग्वेज से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन? जनरली जो येलो बार में पोर्शन होता है, जैसे ये येलो बार में, इट इज नॉन इवैल्यूएटिव। इससे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, ऐसा पिछले सालों में देखा गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पूछे जा सकते, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ NCERT इट इज रिटन दैट इट इज ए नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट. It is for the additional information to the child so that you can get better idea. देखिए कितना अच्छा आंसर, बैलेंस आंसर उन्होंने लिखा है। As shown, the presence of NO2 group at ortho and para position withdraws the electron density from benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile on haloarene. The carbanion thus formed is stabilized through resonance. आप देख रहे हैं ये जो कार्बेनाइन बना, इसके अटैक के बाद ये जो कार्बेनाइन बना ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो स्पीशीज कार्बेनाइन इसको बोल रहे हैं हम। The carbanion thus formed is stabilized through resonance. वो देख रहे हैं आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है। The negative charge appeared at ortho and para positions with respect to halogen substituent is stabilized by वॉइस क्लियर नहीं आ रही। NO2 group, while in case of metanitrobenzene none of the resonating structures bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group. जैसे मैं आपको बता रहा था, मेटा पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है। Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivities observed by the presence of NO2 group at meta position. जो यहाँ पर की लाइन है वो ये है, the presence of NO2 group at ortho and para position withdraws electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile on haloarene. ये इसकी की लाइन है, इस क्वेश्चन की की लाइन है ये, कि जो NO2 ऑर्थो पैरा पर अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके विड्रॉ करने के बाद जो कार्बेनाइन बनेगा वो स्टेबिलाइज हो जाएगा थ्रू रेजोनेंस। और अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पर, while in case of metanitrobenzene none of the resonating structure bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group. Therefore, the presence of NO2 group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on the reactivities observed by the presence of NO2 group. What happens when chlorobenzene is subjected to hydrolysis? यानी कि क्लोरोबेंजीन की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? भैया कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हैलोरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। उसके कई रीजन हैं। रेजोनेंस की वजह से कार्बन बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक करते समय रिपल्शन फील करता है। कार्बन जो है हैलोरिन्स का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, s करैक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर क्लोरोबेंजीन का से Cl नेगेटिव रिलीज भी कर दें तो जो फिनाइल कैटायन बनेगा उसमें रेजोनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल रहता है और वो प्रोसेस नहीं होगा जो अनस्टेबिलिटी को लीड करे। तो यही बात है कि जो हैलोअरीन्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपेरेटिव टू हेलो एल्केन्स। वहाँ पे आसान है, वहाँ पे सी बॉन्ड है, एक्स रहता है और आसानी से वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है।